Hello guys, today we are starting a very important topic and most weighted topic। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि एग्जाम से पहले सर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रीज़न, बट नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चंस इस एक बड़ी यूनिट से डेफिनेटली आते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इस टॉपिक को पढ़ने का तरीका एक्चुअली जानते नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बात करा दूं कि कौन से टॉपिक की बात मैं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉक केमिस्ट्री की। बहुत से बच्चे क्या है इसको पढ़ने का तरीका प्रॉपर नहीं अडॉप्ट करते हैं, इसलिए उनको लगता है कि ये बहुत ही रटने वाला और सो कॉल्ड बहुत ही बोरिंग टॉपिक होता है, बट सच एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जाने और इसके अंदर से बहुत सारे कंसेप्ट्स अपन सीखते हैं जो दूसरे टॉपिक्स में काम आते हैं, है ना। सब्जेक्ट को सीखने की बात है, अगर आप सीख के क्वेश्चन आंसर करते हैं तो रटना नहीं पड़ता है। तो अपन बात करते हैं पी ब्लॉक केमिस्ट्री की और इसके अंदर थोड़ा ओवरव्यू आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पर सबसे जो मेजर यूनिट है जिसके अंदर अपन बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जहां से 2 क्वेश्चंस और कभी कभी 3 क्वेश्चन जो है आते हैं। एस ब्लॉक से 1 क्वेश्चन, डी और एफ से 1 क्वेश्चन, और जब डी और एफ से नहीं आता तो हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स जो कि एस ब्लॉक का ही पार्ट है। एस ब्लॉक का ही एक एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, लेकिन उसका एक सेपरेट चैप्टर है एनसीईआरटी में। इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, बट कंसेप्चुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थ्योरी बहुत ढंग से आना चाहिए। तो कुल मिला के 4 से 5 क्वेश्चंस का टॉपिक होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो बेसिक अपने को क्वेश्चंस देता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और यहीं से अपन आज के टॉपिक स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपको बता चुका हूं, तो अपने को एस, डी और हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स ये टॉपिक्स कवर करने और 4 से 5 क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के अंदर आप डेफिनेटली इससे देखेंगे। चलिए तो बात स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए, जब अपन पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट होगा कौन। आपको पता है पी ब्लॉक एलिमेंट उसको अपन कहते हैं जिसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसको फॉलो करता है NH2 N-2F14 N-1D 10, और ये सब भरने के बाद पी ब्लॉक भरा जा रहा है NP126। ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर। पी ब्लॉक के अंदर इस तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, देयर विल बी 6 कॉन्फ़िगरेशंस। तो इसी हिसाब से 6 ग्रुप्स होते हैं। NP1, एक में NP2 होगा, NP3 होगा, NP4 होगा, NP5 होगा एंड NP6 होगा। 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप एंड 18th ग्रुप। क्लियर। और जब अपन बात पीरियोडिक टेबल में करते हैं तो ग्रुप जो होता है एक वर्टिकल लाइन, और एक ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप इज लाइक ए फैमिली। जैसे एक फैमिली के सारे मेंबर्स हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। यही बात हम पीरियोडिसिटी के अंदर, पीरियोडिक एलिमेंट्स के अंदर बात करते हैं कि एक जो ग्रुप होता है, ग्रुप एक ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप है, समूह है जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है एज लाइक ए फैमिली। इसलिए अपन इसके लिए जनरली फैमिली वर्ड यूज करते हैं पहले एलिमेंट के आधार पर। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड हैलोजन फैमिली। एक ग्रुप में किसी एक या 2 एलिमेंट को अपन डिटेल में स्टडी करते हैं और उसके बिहाफ पर ये कोशिश करते हैं कि भाई इस ग्रुप के जो मेंबर्स है, इसमें 1-2 एलिमेंट को अपन ने पढ़ा, उसके आधार पर बाकी एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। तो एक ग्रुप की स्टडी का सबसे बेस्ट नमूना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनका नाम जो है ग्रुप का पहला एलिमेंट जो होता है उसके आधार पर जनरली देते हैं। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली एंड इनर्ट गैसेस, ये इनके नाम है, और इनको ग्रुप वाइज अपने को स्टडी करना होता है गाइस। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे NP1 की, जिसके अंदर अपने पास आता है बोरॉन फैमिली। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अपन बच्चों बात करते हैं बोरॉन फैमिली। बहुत सारे कंसेप्ट्स ये देखे जाएगी। आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि बोरॉन फैमिली का मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम क्या होते हैं, इनके क्या गुण होते हैं। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको ये टॉपिक सिर्फ एक बोरियत और रट्टाफिकेशन के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। आपको सीखने के नजरिए से पढ़ना है कि किस किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। कोई भी मेटल है तो एसिड से कैसे कैसे रिएक्शन कर सकती है। जनरलाइज बात करनी है, बात ऐसी करो जो हर एलिमेंट पे लागू हो, हर स्थिति और सिचुएशन में लागू हो। ऐसे नहीं कि आज आपने जो एक बात कही
वो नेक्स्ट किसी कंसेप्ट में फेल हो जाए। बात जांची परखी होनी चाहिए और बात यथार्थ होनी चाहिए और बात के पीछे तथ्य होना चाहिए। और जब तथ्यात्मक लॉजिक से अपन किसी बात को वेरीफाई करके स्टडी करते हैं बच्चों तो बहुत आराम से चीजें समझ में आती है और जब लॉजिक से किसी चीज को याद करते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक वो याद भी रहती है। चलिए, तो सबसे पहले बात करें इस फैमिली के मेंबर्स की, तो इसके अंदर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं बोरॉन फैमिली के मेंबर्स। इस फर्स्ट मेंबर के आधार पर इसको नाम दिया जाता है। थोड़ी सी ओवरव्यू आपको बता दूं कि ये जो सारे चारों एलिमेंट्स हैं ये आपके मेटल्स होते हैं। आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल का इस तरीके से सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। तो बोरॉन फैमिली के अंदर सिर्फ ये एक नॉन मेटल, इससे इधर वाले सारे नॉन मेटल्स होते हैं, इससे इधर वाले सारे मेटल्स होते हैं। बोरॉन फैमिली में एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम सब इधर आ जाते हैं। जैसे जैसे इधर बढ़ते हैं नॉन मेटल्स की संख्या बढ़ती जाती है और मेटल्स की संख्या कम होती जाती है। तो बोरॉन फैमिली में मैक्सिमम जो है वो आपके मेटल्स है। बात करें बोरॉन खुद क्या है तो आपको बता दूं यहां एक मिथ और मिसकंसेप्ट है। देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत से लोग आपकी बात से सहमत और असहमत होंगे। अगर आपके तथ्य में दम है तो आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। इसको बच्चों अपन बोलेंगे मेटालॉइड। एनसीईआरटी में और बहुत जगह इसको नॉन मेटल बोल रखा है, जो कि निहायती गलत है। रीजन क्यों गलत है आप ही देखिएगा। रीजन ये कि जो मेटालॉइड होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं और मैं बोरॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा जिसको हम एज ए मेटल मान के स्टडी करेंगे और इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ऐसी होगी जो नॉन मेटल से मैच होगी। इसलिए मैक्सिमम प्रॉपर्टी से मैच होने के कारण इसको नॉन मेटल बोल देते हैं, बट ध्यान रखना ये नॉन मेटल नहीं है, मेटालॉइड है। क्योंकि अगर नॉन मेटल है तो इसको मेटल की प्रॉपर्टी शो करने का कोई राइट नहीं होता गाइस। क्लियर? तो ये अब देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि ये मेटालॉइड है, उपधातु, और जो मेटालॉइड है उनको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक मेटालॉइड ऐसा है जो कि नॉन मेटल्स का करीबी होता है ना, और एक होता है मेटल्स का करीबी। है तो मेटालॉइड लेकिन उसमें मेटल्स की मैक्सिमम प्रॉपर्टी होती है, और एक होता है नॉन मेटल का करीबी, नॉन मेटल का करीबी। क्लियर बच्चों? तो ये बोरॉन एक ऐसा मेटालॉइड है जो कि आपका किसका करीबी है? नॉन मेटल्स का करीबी है। इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जैसी है बट सारी नहीं है बच्चों। इसलिए ये क्या है? आपका मेटालॉइड्स हैं और बाकी सारे मेटल्स हैं, और ये बात अपन प्रॉपर्टीज के अंदर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे गाइस। क्लियर? चलिए, तो ये वही बात इनकी नेचर की कि कौन सा एलिमेंट किस नेचर का है। आपको बोला कि बोरॉन जो है मेटालॉइड है और बाकी आपके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मेटालॉइड्स हैं। इसमें बेटा अपन जब ब्लॉक पढ़ते हैं इसकी बहुत सारी बातें पीरियोडिक टेबल की यहाँ काम आती है, बॉन्डिंग की काम आती है, उसको अपन रिवाइज करते हुए चलेंगे, उनके कंसेप्ट्स को नहीं सीखेंगे। बच्चा क्या करता है? बॉन्डिंग पढ़ता है तो भी बॉन्डिंग के कंसेप्ट पढ़ लेता है, पी ब्लॉक पढ़ता है तो भी वो पी ब्लॉक में बॉन्डिंग की जो बातें हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके, उसी को ही पढ़ के उसी को ही पी ब्लॉक नाम दे दिया जाता है। जनरली टीचिंग के अंदर भी टीचर्स जनरली ऐसा ही कर देते हैं कि पी ब्लॉक में जो पी ब्लॉक खुद के कंसेप्ट्स हैं उनको नहीं बताते, बॉन्डिंग की बातों को ही, जैसे बोरॉन फैमिली की बहुत सी बातें बॉन्डिंग की होती है, उन्हीं को यहीं रिकॉल करके बोरॉन फैमिली कंप्लीट मान लिया जाता है। बट एक्चुअल जो केमिस्ट्री है, इन एलिमेंट्स की जो इंडिविजुअल केमिस्ट्री है, जहां से हमारे नए कंसेप्ट आप देखना अपन सीखेंगे जनरेट होते हैं, उसको आप अवॉइड कर जाते हैं। और वही सबसे गलती करते हैं पी ब्लॉक के, क्योंकि जब पी ब्लॉक कोटे से क्वेश्चन आएगा तो वो बोरॉन बॉन्ड ऑर्डर आपसे नहीं पूछेगा किसी पी ब्लॉक फैमिली का, या आपसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं पूछेगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, प्लेनर, नॉन प्लेनर ये नहीं पूछेगा, आपको वैलेंसी पीरियोडिक टेबल की बात नहीं करेगा, वो तो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन हो गया, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बच्चों। बॉन्डिंग की बात है हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमें यहां पर क्या पढ़ना है बच्चों? हमें यहां पर जो प्योर मेटल्स और नॉन मेटल एलिमेंट की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है वो यहां स्टडी करनी होती है। दैट इज ओरिजिनल पी ब्लॉक। यू नो कि जब अपने को स्टडी करनी है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की और आप उसे सुपरफिशियली पढ़ के छोड़ दोगे, तो चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे पी ब्लॉक हो, चाहे कोई और टॉपिक हो, तो उसके अंदर उसके मर्ज को आप नहीं समझ पाओगे। क्लियर? चलिए, तो बच्चों
अपन बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है, हर फैमिली में जनरल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और जो जनरल प्रॉपर्टीज हम बॉन्डिंग और पीरियोडिक में पढ़ चुके हैं उसको तवज्जो देने के बजाय उसको अपन जल्दी से कंप्लीट करेंगे। जो ओरिजिनल पी ब्लॉक के कंसेप्ट्स हैं जो बच्चों आपको सीखने जरूरी है वो मैं थोड़ा उसमें अपन टाइम लेके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकी एक जनरल प्रॉपर्टीज की, वो मैंने बता दी इनकी नेचर। अगली बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अपन पढ़ चुके हैं एक्चुअली। ऑक्सीडेशन स्टेट केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड पढ़ते समय इनर्ट पेयर इफेक्ट जो पढ़ चुके हैं उसको मैं दोबारा से नहीं बात करूंगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने पड़ा कि जो मेटल्स डी ब्लॉक के ठीक बात है उनके अंदर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इन पूरे फैमिली की +3 होती है, आपको रिकॉल करा देता हूं। और जो मेटल्स डी ब्लॉक के ठीक बाद में है गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनमें +3 के साथ साथ +1 भी होती है। क्या होती है, क्यों होती है, सारी बात अपन वहां जान चुके हैं। मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूं। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण है, ये बिना इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण है। पूरे ग्रुप की जो जनरल ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP1 तीनों निकल जाते हैं, और ये जब इनर्ट बन जाता तो केवल पी ब्लॉक का निकलता P1, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ती है और बिना इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर घटती है। ये बात अपन वहां कर चुके हैं। जहां से इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टार्ट होता है वहां बिना वाली ज्यादा स्टेबल होती है, यानी लोअर से हायर वाली ज्यादा स्टेबल होती है, और जहां इनर्ट पेयर इफेक्ट खत्म होता है बच्चों वहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण आने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। रही बात बीच वाले की, तो यहां भी ध्यान देने लायक बात है बच्चों, अलग से बता देता हूं कि जहां से इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टार्ट होता है वहां तो हायर वाली ज्यादा स्टेबल है, और जहां इनर्ट पेयर इफेक्ट खत्म होता है यानी तीसरा एलिमेंट वहां पर लोअर वाली ज्यादा स्टेबल है। बट व्हाट अबाउट द मिडिल एलिमेंट, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि चाहे बोरॉन फैमिली की बात हो, मैंने कहा ना बात वो बोलो जो हर जगह एप्लीकेबल हो, तो बोरॉन फैमिली की बात हो, चाहे कार्बन की हो, चाहे नाइट्रोजन फैमिली की हो, इन तीनों के ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। तो इन सब का जो मिडिल वाला एलिमेंट है इसमें कंपाउंड पे डिपेंडेंट होती है। अगर बात करते हैं बच्चों ऑक्साइड की, तो लोअर वाली ज्यादा स्टेबल होगी। मतलब मैं बात करूं IN2O3 और IN2O, तो इनके अंदर जो है IN2O यानी +1 वाला ज्यादा स्टेबल है ना, लोअर वाली ज्यादा स्टेबल होगी। और बच्चों बात करता हूं मैं हैलाइड की, तो हायर वाली ज्यादा स्टेबल होगी, यानी InCl3 और InCl, इसके अंदर InCl3 ज्यादा स्टेबल होगा। यानी जहां से इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टार्ट होता है वहां हायर वाली ज्यादा स्टेबल होगी, चाहे ऑक्साइड की बात करें चाहे हैलाइड की, हर कंपाउंड के लिए। जहां खत्म होता है वहां पर लोअर वाली ज्यादा स्टेबल होगी, चाहे ऑक्साइड कंपाउंड की बात करें चाहे हैलाइड की बात करें। लेकिन जो बीच वाला एलिमेंट है बच्चों वो कंपाउंड डिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये वाला असर आ रहा है, ये वाला असर घट रहा है ना, तो इसलिए कंपाउंड डिपेंडेंट हो जाता है। ऑक्साइड्स, ये दो कंपाउंड आपको ध्यान रखने स्पेशल है। ऑक्साइड के केस में जो है लोअर वाली ज्यादा स्टेबल होगी जो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण आई है, और हैलाइड्स के केस में जो बिना इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वाली ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये बात थी ऑक्सीडेशन स्टेट की। जैसे जैसे नीचे जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो आई है वो ज्यादा स्टेबल होती जाती है। इनकी स्टेबिलिटी पर और कंपाउंड की स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आपको केमिकल बॉन्डिंग में क्लियर कर चुका हूं बच्चों। तो इनकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास नजर आई। अब बढ़ते हैं इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, जिससे अपन बहुत सारी बातें डिसाइड करेंगे, और एक बार फिर से मैं साबित करूंगा कि मैंने बोरोन को मेटलॉइड क्यों बोला। कई जगह इस बात पर हम प्रकाश डालेंगे बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी की। तो जहां पर भी बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स काम आएंगे उनको अपन रिकॉल करेंगे। अब जब बच्चों रिकॉल करते हैं अपन रिएक्टिविटी को, तो बच्चों दो टाइप की रिएक्टिविटीज अपन डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल में। गाइस अगर आपने पढ़ा है ढंग से EA को और IP को, तो जब भी हम बच्चों बात करते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी की तो हमारे को IP याद आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकालना मेटल की टेंडेंसी होती है। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं नॉन मेटल की बच्चों, तो हम उसकी रिएक्टिविटी को हम बताते हैं किससे, EA से, कि जो नॉन मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब बच्चों अगर मैं बोरॉन को प्योरली नॉन मेटल मान लूं, ठीक है, तो क्या मैं इसकी रिएक्टिविटी को IP से बता सकता हूं? नो, क्योंकि IP से रिएक्टिविटी मेटल्स की बताई जाती है।
बट बच्चों जब इस ग्रुप की हम बात करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं इधर देखना, कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नीचे जाने पर इन जनरल बात करें तो क्या होता है कि जो साइज है वो बढ़ती है और आईपी जो है घटती है ना, और आईपी घटती है। तो हम जानते हैं कि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है, आप सब जानते हैं रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी, क्योंकि आईपी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा तो मेटल जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देती है उतना ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, इस हिसाब से बात करते हैं, नीचे जाने पर आईपी घटती है, यानी मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ती है। और इस हिसाब से बोरॉन का साइज सबसे छोटा है, क्योंकि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनका साइज को ज्यादा ही छोटा होता है, हम पढ़ते हैं, और बोरॉन का साइज सबसे छोटा है, और साइज सबसे छोटा इसलिए आईपी सबसे ज्यादा, और आईपी सबसे ज्यादा इसलिए रिएक्टिविटी सबसे कम, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है बोरॉन। अब बताओ, हमने बोरॉन की लीस्ट रिएक्टिविटी को किससे बताया? क्या ये से बताया? ये से बताते तो आप बताइए साइज के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू था ये भी, ये इसका हाईएस्ट होता, और ये हाईएस्ट होना नॉन मेटल की रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था। हमने उसको उससे एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की भी होती है। तो जब हम सारों को एज ए मेटल कंसीडर करके आईपी से कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें मेटल की भी प्रॉपर्टीज हैं, नॉन मेटल की भी है, तभी तो इसकी रिएक्टिविटी को हम मेटल और नॉन मेटल दोनों में से यहां पर मेटल मान के हमने कंसीडर किया है। खैर, ये तो उस बात का स्पष्टीकरण हुआ कि बोरॉन मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटालॉइड है। तो मेटालॉइड है क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम, जैसे रिएक्टिविटी, कुछ प्रॉपर्टीज को हम एज ए मेटल मान के जैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी को आईपी से बताते हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी को भी आईपी से हमने बताया, और हमने बोला कि नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। बोरॉन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा बच्चों, बोरॉन जो है लीस्ट रिएक्टिव होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा। इसमें कोई रटने वाली या ब्लॉक की नई बात नहीं है। आप सिंपल याद रखो कि ये सब मेटल्स हैं, और मेटल्स की रिएक्टिविटी को हमने आईपी के द्वारा वहीं ब्लॉक केमिस्ट्री पी ब्लॉक में, सॉरी पीरियोडिक टेबल में ही बता दिया था। बात वहीं खत्म हो गई थी बच्चों कि मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो आईपी घटने के साथ बढ़ती है, और नीचे जाने पर आईपी घटती है, तो रिएक्टिविटी बढ़ना लाजमी बात है, कोई नई बात नहीं है। अब इस बात को हम कुछ रिएक्शंस में आइडेंटिफाई करते हैं, जरा चेक करते हैं कि जो हमने ये ऑर्डर पीरियोडिक टेबल में लिखा था, क्या ये बात ब्लॉक केमिस्ट्री में जब बात करते हैं रिएक्शंस की, तो क्या ये बात लागू है? जी हाँ, जो जनरल ट्रेंड है लागू होगा। तो जरा चेक करते हैं, इस रिएक्टिविटी के आधार पर ही हम अगला लेके जाते हैं बच्चों। अगली प्रॉपर्टी, आपने नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ते हुए देखा, तो थर्ड अपन देखते हैं, उसके अंदर अपन ये समझ जाएंगे कि ये ऑर्डर बिल्कुल सही था। थर्ड अपन देखते हैं इन एलिमेंट्स की, बोरॉन फैमिली की देखते हैं, रिएक्शन विद एयर। और बच्चों जैसे ही मैं एयर की बात करता हूं तो आपको वायुमंडल वाली एयर की बात, एक चीज होती है ध्यान रखना, बहुत जगह इनऑर्गेनिक में काम आती है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अपन जनरल टर्म में यहां छोड़ के बाकी सब जगह बात करते तो एयर और ऑक्सीजन को ज्यादा फर्क नहीं करते, एयर बोल देते हैं तो वही ऑक्सीजन मान लेते हैं, है ना। बट यहां बहुत ध्यान समझने वाली बात है, बहुत जगह पर्टिकुलरली एस ब्लॉक में मैं आपको समझाऊंगा, एयर से रिएक्शन मतलब अलग बात, और ऑक्सीजन से रिएक्शन मतलब अलग बात, दोनों चीजें अलग अलग है। क्योंकि एयर का मतलब उसमें ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, जलवाष्प भी होगी, मीथेन भी होगी, सारी गैसें होगी ना जो वायुमंडल में प्रेजेंट होती है। तो मैंने यहां क्या लिखा है बच्चों, मैंने यहां लिखा है रिएक्शन विद एयर, नॉट विद ऑक्सीजन। तो एयर में बहुत सारी गैसेस बच्चों होती है, बट उसमें जो मेजरली होती है वो ऑक्सीजन होती है, और दूसरी जो मेजरली होती है वो नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो एयर से रिएक्शन का मतलब मेजरली इन दोनों से रिएक्शन करना हो गया। तो सबसे पहले अपन बच्चों बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एंड लेटर ऑन अपन बात करेंगे रिएक्शन विद नाइट्रोजन। क्लियर? तो इसके दो पार्ट हो गए। पहला हमारा हो गया रिएक्शन, एयर से रिएक्शन मतलब एयर के एक हिस्से से पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे और फिर नाइट्रोजन से रिएक्शन कराएंगे। जब भी अगला बोलेगा एयर से, तो मेरे दिमाग में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से रिएक्शन जो बनने वाले प्रोडक्ट की बात में किया करूंगा, और जब बात करेगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो मेरे दिमाग में सिर्फ ऑक्सीजन से बनने वाले प्रोडक्ट की बात मैं ऑप्शन में ढूंढूंगा। क्लियर? छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, इन छोटी छोटी बातों से ही हमारा क्वेश्चन सिली मिस्टेक होता है। घर जाके देखते हैं, अरे यार नाइट्रोजन से तो सोचा ही नहीं। ये बात सोचते तब है
जब हम पढ़ते समय सोच रहे होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग आउटपुट वही देता है जो दिमाग में इनपुट डाला गया है। अब इनपुट तो आपने बार बार जब भी पढ़ा एयर ऑक्सीजन, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, एक सेकंड में कैसे याद आएगा कि एयर देखते ही आपको नाइट्रोजन के बारे में भी सोचना है। ध्यान रखिए, जो करोगे वही पाओगे, गीता का सार है जो है ना। सेम यही सब्जेक्ट में भी होता है, जो इनपुट डालोगे वही समय पर आपको आउटपुट देगा। इनपुट प्रॉपर डालिए, क्लियर डालिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो टिक करते समय भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आधा अधूरा पढ़ोगे, गोलमाल पढ़ोगे तो आंसर भी गोलमाल आएगा, सिली मिस्टेक होगी, गलत होगा। क्लियर डिमार्केशन पढ़ोगे कि ऐसा होता है ये लॉजिक है, ऐसा नहीं होता ये लॉजिक है, तो भैया जैसे डालोगे फोल्डर से एज इट इज ये आपके एग्जाम में काम आएगा। और कॉन्फिडेंस भी आप टिक करेंगे। कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन जब टिक करते हैं तो केवल 5 मार्क्स का फायदा नहीं होता, सबसे बड़ा फायदा होता है एनवायरमेंटल इफेक्ट का, ब्रेन के। एक कॉन्फिडेंस से सही किया गया क्वेश्चन आगे वाले 5 क्वेश्चन तक उसका असर रहता है, जो आपसे नहीं होने वाला क्वेश्चन भी बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है बच्चों। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका पहला पार्ट, इसका एक हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं पहले, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पहले मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा, फिर नाइट्रोजन से कराऊंगा, और जब दोनों बातें खत्म हो जाएगी तो एयर से रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो ऑक्सीजन से बच्चों इनकी अपन रिएक्शन कराते हैं, इन सारे एलिमेंट्स की। बोरॉन फैमिली की तो चलिएगा ध्यान से बात करें। सबसे पहले बात करें पहले मेंबर बोरॉन की, और बोरॉन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। अब यहां पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, बोरॉन फैमिली की बात नहीं, जनरल बात करता हूं। अपन जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ऐसा बोलते हैं कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हर ग्रुप का जो पहला मेंबर है, जिनको अपन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कहते हैं बच्चों, इनकी साइज कुछ ज्यादा ही साइज छोटी होना तो लाजमी है, क्योंकि नीचे जाने पर साइज बढ़ रही है तो ऊपर वाला एक छोटी होगी। लेकिन बोरॉन से एल्यूमिनियम, गैलियम, इससे इधर गए फिर नीचे गए, तो यहां जो साइज में वेरिएशन आता है वो ज्यादा आता है। सेकंड पीरियड से जब थर्ड पीरियड में जाते हैं तो साइज में बड़ा वेरिएशन आता है, या उल्टा चले ना तो फिफ्थ से नीचे ऊपर आए फोर्थ में छोटा होगा, फोर्थ से ऊपर आए थर्ड में छोटा होगा, थर्ड से ऊपर जाते हैं सेकंड में, तो थर्ड से जब सेकंड में जाते हैं तो सेकंड वालों की साइज एक्सेप्शनली स्मॉल बोलते हैं बच्चों, बात ध्यान से सुनना। अपेक्षा एक्सेप्शनली स्मॉल मतलब अत्यधिक छोटी होती है। इसलिए बच्चों दो बातें सॉल्व करके बताता हूं यहां से, इसे एक छोटे से पॉइंट से, कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं अपने अपने ग्रुप के मेंबर है, और मैंने बोला कि एक फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन चूंकि साइज से डिसाइड होता है आईपीईएन, और आपने पढ़ा कि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आईपीईएन पर डिपेंड करती है, और आईपीईए और ईएन तीनों साइज पर डिपेंड करती है। इट मींस साइज कंट्रीब्यूट ए वेरी डिमार्केशन रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइज। और चूंकि इनकी साइज बहुत छोटी है, इसलिए साइज पर डिपेंडेंट 99% केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी बहुत डिफरेंट होती है अपने बाकी ग्रुप से। बोरॉन फैमिली में बोरॉन की, कार्बन फैमिली में कार्बन की, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की, हेलोजन फैमिली में हेलोजन की। यानी पी ब्लॉक में जो, या पीओएसओ है ना, जो पहला मेंबर है उसकी साइज अपेक्षाकृत बहुत छोटी होती है, एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज। That's why chemical properties, we know that chemical properties depend on the size. Hence, size is exceptionally small. Size बहुत ज्यादा छोटी है तो chemical properties इनकी बहुत ज्यादा different होगी, है ना, बाकी सबसे। इसलिए कहते हैं कि हर फैमिली में पहला मेंबर अपने परिवार से डिफरेंट होता है। इसलिए कहते हैं कि वो अपने से ज्यादा समानता अपने पड़ोसी से दर्शाता है। पता है ना आपको, जिसको अपन डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, वो भी इसी कारण से है। इसलिए अपन कहते हैं कि जब भी अपन ब्लॉक पढ़ते हैं तो हर फैमिली का जो पहला मेंबर है उसको चैप्टर के लास्ट में पढ़ते हैं कि बोरॉन फैमिली में बोरॉन का एबनॉर्मल बिहेवियर, नाइट्रोजन फैमिली में N2 का एबनॉर्मल बिहेवियर। हर एनसीईआरटी खोल के देखना आज इस बात पर, हर टॉपिक चाहे एस ब्लॉक की बात हो, जब एल्कली मेटल पढ़ते हैं पहला ग्रुप तो लास्ट में लिखा मिलेगा लिथियम का एबनॉर्मल बिहेवियर। कभी सोचा क्यों भाई इनको एबनॉर्मल क्यों? अपवादी पहला जो पैदा होता है अपवाद होता है? नो, ड्यू टू देयर एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज, नेचर के कारण ऐसा होता है ना। जब अपन पढ़ते हैं
हेलोजन्स को, फ्लोरीन को अलग से पढ़ते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को पढ़ते हैं तो O2 अलग से होता है। पहले मेंबर की केमिस्ट्री बाकी से अलग होती है बच्चों। इसके लिए रीजन होता है एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज। इसी का ही रिजल्ट है डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध भी पड़ोसी से रिश्ता इसलिए कि वो साइज में बहुत छोटा है, इसलिए अपने ग्रुप से ज्यादा समानता नहीं दर्शा पाता, इसलिए इसको अलग से पढ़ते हैं। और इसलिए बच्चों जो होता है ना, आप पढ़ते हो क्या टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल मतलब हर फैमिली में एक को अपन ने सैंपल मान लिया और उसको स्टडी कर लिया तो पूरी फैमिली की स्टडी होगी, इसलिए टिपिकल एलिमेंट्स इनको नहीं मानते। इनके नीचे जब मुझे बोरॉन फैमिली पढ़नी है और बोरॉन फैमिली के टिपिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है तो मैं बोरॉन के बारे में स्टडी नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चों बोरॉन तो पड़ोसी से समानता दर्शाता है। अगर मैंने बोरॉन की स्टडी कर ली तो पड़ोसी के गुण पढ़ लोगे, मुझे उस परिवार की प्रॉपर्टी पढ़नी है, बोरॉन फैमिली की, पड़ोसी की नहीं। इसलिए पड़ोसी से समानता क्यों थी? बहुत ज्यादा छोटी साइज के कारण। मुझे उस फैमिली की प्रॉपर्टीज पढ़नी है बच्चों, पड़ोसी की नहीं पढ़नी है ना। इसलिए बारी किसकी आ जाएगी? थर्ड पीरियड वालों की आ जाएगी बच्चों। इसलिए अपन पीरियोडिक टेबल, मैंने 4 बातें पीरियोडिक टेबल की एक लॉजिक से एक्सप्लेन करी आपको, है ना, है ना। तो मैंने क्या बोला कि जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट है, इसमें एल्यूमिनियम, इसमें सिलिकॉन, इसमें फास्फोरस, इसमें सल्फर, इसमें क्लोरीन, इनको स्टडी करते हैं पूरे परिवार को स्टडी करने के लिए। इसलिए थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं बच्चों, इनको अपन टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं, प्रारूपिक तत्व। सेकंड पीरियड वालों को प्रारूपिक नहीं कहते, क्योंकि उनकी स्टडी करने से पड़ोसी की स्टडी हो जाएगी, क्योंकि उनकी साइज छोटी होती है। बार बार बात में मैं कह रहा हूं, साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों उनकी ही छोटी क्यों है? बता देता हूं। बोरॉन सेकंड पीरियड में जो है सेकंड पीरियड में 2s2p होगा, 2d नहीं होगा। d की भले बराबर नहीं हो, खाली रहे, लेकिन एक उपकोष अपनी जगह तो लेगा, उसके कारण खाली साइज तो आएगी, है ना। तो इसमें d नहीं होता, इसलिए सेकंड पीरियड की साइज ज्यादा छोटी होती है। 2 से 3 में आते हैं तो 3 में पहली बार d आता है, और इसलिए सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में जो साइज का गैप है वो बड़ा होता है। इसलिए सेकंड पीरियड वाले साइज में कुछ ज्यादा ही छोटे होते हैं, इसलिए इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होती है। और ये बात आपको अभी बोरॉन फैमिली की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, इसमें भी नजर आ जाएगी। ये मैंने रिकॉल किया पीरियोडिक टेबल को साथ में, और बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, मैंने बोला ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने क्या बोला कि बोरॉन जो है इसका साइज क्या है? एक्सेप्शनली स्मॉल, जरूरत से ज्यादा छोटा है, और साइज के उल्टा आईपी होता है। साइज एक्सेप्शनली बहुत स्मॉल है तो आईपी बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसको मेटल मान के आईपी बहुत बड़ा हो जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी जिसको अपन ने बोला, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बहुत। इसलिए बोरॉन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। किसमें नहीं करता? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बहुत छोटी साइज का। क्यों? मैंने एक्सप्लेन किया। इसलिए ध्यान रखना, नॉर्मल टेम्परेचर पर बोरॉन जो है ऑक्सीजन से कतई रिएक्शन नहीं करता। अब बात आती है बच्चों, बोरॉन नॉर्मल टेम्परेचर पर तो नहीं करता, फिर किस टेम्परेचर पे करेगा? अगर आप जिद पर अड़ गए कि नहीं कोई बात नहीं, नॉर्मल पे नहीं करी तो मैं हायर टेम्परेचर ले लूंगा, बिल्कुल ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि करेगा ही नहीं। ऐसे तो इनर्ट गैसें भी कर ही लेती है एक वेरी हाई और वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर। बट अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो बोरॉन इससे रिएक्शन नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं कि सर नॉर्मल छोड़िए, मुझे तो करा के दिखानी है। अगर आपको करा के दिखानी है तो मैं बता दूं, आप हाई टेम्परेचर ले लीजिए बालक, आप हाई टेम्परेचर ले लीजिए बालक। आपने टेम्परेचर हाई लिया और हाई टेम्परेचर लेने के बाद मैं बता दूं इसकी रिएक्शन होगी, लेकिन इसमें भी आपको बता दूं कि बोरॉन के 2 एलोट्रॉप होते हैं। एलोट्रॉप क्या है? किसी भी एलिमेंट का नेचर में पाया जाने वाला रूप, अगर एक से ज्यादा है तो उनको आपस में एलोट्रॉप बोल देते हैं। यानी प्रकृति में कितने रूपों में पाए जाते हैं? जैसे नहीं गोविंदा होता है कि उसके अलग अलग एक ही मूवी में 4 रोल होते हैं, डबल रोल, ट्रिपल रोल, वही वाली बात है कि कोई एक तत्व नेचर में कितने रूपों में पाया जाता है। अगर कोई एलिमेंट एक ही रूप में पाया जाता है तो बहुरूपिया नहीं हुआ, एलोट्रॉप नहीं हुआ उसका कोई। लेकिन अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा रूपों में पाया जाता है, डबल रोल, ट्रिपल रोल है, बहुरूपिया है, तो उनको उन सारे बहुरूप्स को जिनके जो रोल है, जैसे है ना एक ही मूवी में एक ही एक्टर के 4 रोल है, वो जो रोल है ना उनको आपस में एलोट्रॉप कहते हैं। जैसे आप पढ़ते आए हो बचपन से, कार्बन, डायमंड, कार्बन, फ्लोरीन, कार्बन, ग्रेफाइट, कार्बन, चारकोल, कार्बन, पाउडर, क्या है? सब रूपों में कार्बन, काजल, सब रूपों में नेचर में पाया जाता। डायमंड नेचर में पाया जाता, ग्रेफाइट पाया जाता, फ्लोरीन पाया जाता, काजल पाया जाता।
ये सब रूप जो चारकोल पाया जाता है, ये सब वो कार्बन के रूप है जिसके रूप में वो नेचर में पाया जाता है। तो ये जो सारे रूप हैं, ये आपस में इनके जो बहुरूप हुए है ना, इनको अपन क्या कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं। तो बच्चों इसका भी अगर कोई बहुरूप है तो साथ बताना मेरा फर्ज बनता है। तो आपको बता दूं कि इस बोरॉन के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म। ध्यान से समझना, यहां से एक प्यारा सा कंसेप्ट निकल के आएगा, बात बोरॉन की नहीं है बालक। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है और एक इसका नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है बच्चे। एक इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है और एक इसका नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, हम पढ़ते हैं कि किसी भी कंपाउंड का अरेंजमेंट अगर प्रॉपर अरेंजमेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है एक अरेंजमेंट के ऊपर, है ना, जिसको अपन सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं कि दिए गए स्थान के अंदर कितना प्रॉपर तरीके से आपने अरेंज किया, इसको बोलते हैं। स्टेरिक फैक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर नो डाउट क्रिस्टलाइन में क्या होता है, व्हाट इज क्रिस्टल, जिसमें एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, उसका बार बार सिस्टमेटिक रिपीटेशन होता है, रीअरेंजमेंट होता है और प्रॉपर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट बनता है, उसको ही क्रिस्टलाइन कहते हैं अपन। और नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस क्या होता है, आप जानते हो, जैसे मिट्टी होती है जिसमें कोई रेगुलर संरचना का अभाव होता है, इररेगुलर होता है, हैपेजार्ड होता है, रैंडमली होता है। तो कॉमन सेंस से भी समझ में आएगा कि एक तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो, एक बांका तिरछा रैंडम हो, तो कौन सी चीज अच्छी लगेगी, देखने में कौन सी सूदिंग अच्छी लगेगी, वही स्टेबिलिटी नेचर में होता है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ, क्रिस्टलाइन फॉर्म, है ना। इसलिए किसी भी कंपाउंड के अगर दो एलोट्रॉप हैं, एक क्रिस्टलाइन है एक नॉन क्रिस्टलाइन है, ऑलवेज रिमेंबर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोरॉन, याद रखना हमेशा बोरॉन जो है, हमेशा जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो मोर स्टेबल होगा। तो ये बच्चों हो गया मोर स्टेबल कॉमन सेंस से। और बच्चों अपन सब बचपन से जानते आए हैं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो अगर कोई चीज स्टेबल ज्यादा होगी तो रिएक्टिव क्या होगी, कम होगी। तो इसमें से बताओ ये मोर स्टेबल है तो क्या हो जाएगी, लेस रिएक्टिव हो जाएगी। और बच्चों अगर ये मोर स्टेबल है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई, लेस स्टेबल। स्टेबल कम है तो रिएक्टिव क्या हुई, ज्यादा हो गई, है ना। इसका मतलब ये हुआ, मैं अगर बोलूं कि बोरॉन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो इसके दोनों ही रूप रिएक्शन नहीं करते, आपके सामने मैंने शो कर रखा है। नॉर्मल टेम्परेचर पर तो न इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म रिएक्शन करेगा न हाई टेम्परेचर वाला करेगा। लेकिन जब टेम्परेचर अपन बच्चों हाई टेम्परेचर लेंगे तो रिएक्शन होगी। लेकिन बेटा बता दूं इसके दोनों फॉर्म रिएक्शन नहीं करेंगे, एक करेगा। अब आपको याद स्टेटमेंट आया कि बोरॉन का नॉर्मल हाई टेम्परेचर पर कौन सा फॉर्म रिएक्शन करना है, रट्टा मारना है नहीं, कॉमन सेंस लगाना है, एक करेगा, इतना ध्यान रखना। इतनी बात मैंने कही है तो हमेशा रहेगा, यार बोरॉन के कोई दो रूप थे, इतना तो आ जाता है याद में। अब जो क्लियर करना वही हमारा दिमाग धोखा खाता है कि यार बोरॉन के कोई दो रूप सुने थे, उसमें से एक तो करता है एक नहीं करता। अब ये कंफ्यूजन है कि कौन सा करता है साला कौन सा नहीं करता, यही कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं कोई जमाने में। तो पता है उस समय हमारे पास लॉजिक होना चाहिए कि दो रूप है, एक क्रिस्टलाइन है एक नॉन क्रिस्टलाइन है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा। अब मैंने आपको बताया कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, परमानेंट याद रहेगा, है ना। तो इसलिए इनमें से एक रूप बच्चों रिएक्शन करेगा, और कौन सा करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ज्यादा कौन सा रिएक्टिव होगा, जो ढंग का नहीं है। ढंग का कौन सा नहीं, नॉन क्रिस्टलाइन। इसलिए बोरॉन का हाई टेम्परेचर पर नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म रिएक्शन करता है। अब रिएक्शन कर लिया यहां तक तो ओके, प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर से कॉमन सेंस की बात करते रटेंगे थोड़ी। अब एक बात बताओ, ये क्या है बोरॉन, इनको सबको क्या माना है, मेटल। और मेटल में क्या होता है, ये क्या है, नॉन मेटल। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल क्या बनाती है, ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, वो उसके डिपेंड करता है वैलेंसी पर, है ना। अरे कोई भी मेटल होगी, सोडियम है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जितनी भी मेटल्स हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, मैंने तो कोई और दूसरा प्रोडक्ट आज तक सुना नहीं। कुछ ऑक्साइड बना लेते हैं, जिसकी साइज छोटी होती है पेरोक्साइड बनाते हैं, वो भी ऑक्साइड का एक टाइप है। कुछ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड पेरोक्साइड, भाई नॉर्मल ऑक्साइड पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड है तो ऑक्साइड के टाइप, तो ऑक्साइड के अलावा तो कुछ और बनाते नहीं, ठीक है साहब। अब अगर मेरे को पता है ऑक्सीजन से रिएक्शन होना नहीं होना, मैंने क्लियर कर दिया। अब होने के बाद प्रोडक्ट बनना नहीं बनना, वो भी क्लियर कर दिया। कौन सा फॉर्म प्रोडक्ट बनाएगा, ये भी क्लियर कर दिया। प्रोडक्ट क्या
बनेगा, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसकी अभी अभी हमने पढ़ी थी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है रे, बोरॉन एल्यूमिनियम की 3 होती है, बाकी की 2 होती है ना, +3 और +1 इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से जस्ट पहले बताया था, +3 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। उल्टी कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो बालक पता चल जाएगा क्या प्रोडक्ट बना, B2O3, इसका ऑक्साइड बन गया। सिंपल बात। तो मैं इस पूरी स्टोरी को एक लाइन में अगर खत्म करूं, जो एग्जाम की लाइन होगी, इससे एग्जाम में कभी स्टेटमेंट बनेगा तो यूं बनेगा, बोरॉन अपनी एक्सेप्शनली स्मॉल साइज के कारण अपनी फैमिली से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, इसलिए इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी है, आईपी बहुत ज्यादा है, रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए बोरॉन नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा इसका कोई सा भी रूप। लेकिन जब आप जिद पे आ जाओगे, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करा दोगे, तो इसका जो लेस स्टेबल वाला फॉर्म है, बोले तो कौन सा, नॉन क्रिस्टलाइन जो फॉर्म है, वो रिएक्शन कर जाएगा। क्या बना देगा, वही जो ऑक्सीजन से बनता है। क्या बनता है, ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी एक साथ आपने 10 चीजों को साथ में रिकॉल कर लिया, रट्टा भी नहीं मारा, 10 चीजें याद भी हो गई और आपका आंसर भी आ गया। क्या बना, B2O3। क्लियर बच्चों, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और उस ऑर्डर को साबित करते हैं। मैंने आपको बोला कि बोरॉन जो है अपनी फैमिली में एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज होता है, जरूरत से ज्यादा छोटा होता है, इसलिए इसकी केमिस्ट्री बहुत डिफरेंट होती है, और अभी तुरंत का तुरंत इस बात को साबित भी कर देते हैं। चलिए बच्चों, अभी अभी आपने देखा था इस फैमिली का जो पहला मेंबर है उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करी थी, और दूसरे मेंबर की स्थिति देखिए, एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट क्या बनाएगा, वही जो इसका ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड कैसा बनेगा, एल्यूमिनियम पे +3, ऑक्सीजन पे -2, तो क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। ये तो छोटी बात है, लेकिन बच्चों जब इसके साथ मैं इस रिएक्शन का एक थर्मोडायनेमिक डाटा मतलब जब किसी भी रिएक्शन में शामिल कोई भी टेम्परेचर, कोई भी एनर्जी की जानकारी साथ में दे दी जाए, फिजिकल स्टेट की जानकारी दे दी जाए कि भाई ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, जब ये सूचनाएं ब्रैकेट में लिख देते हैं या बगल में हीट लिख देते हैं, है ना, या इसके स्टार्ट रिएक्शन को स्टार्ट करने में काइनेटिक्स में पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जब किसी एक केमिकल प्रोसेस में शामिल होने वाली, लगने वाली और निकलने वाली सारी एनर्जी का, सारी फिजिकल स्टेट का, सारी रिएक्शन की स्पीड का डाटा साथ में देते हैं, तो इसको थर्मोडायनेमिक एंटिटी कहते हैं रिएक्शन की, और उससे फिर हम बहुत आसानी से बहुत सारी बातें उस रिएक्शन की बताते हैं। तो जब इसकी मैं एक साथ में थर्मोडायनेमिक एंटिटी दूं बच्चों, इस रिएक्शन की एंथैल्पी दूं कि भाई मैं अगर 1 मोल एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता हूं बच्चों, तो इसमें जो हीट निकलती है 1670 किलो जूल पर मोल होती है। ये वैल्यू मैंने एक छोटी सी वैल्यू दी, और इस छोटी सी वैल्यू ने तहलका कर दिया कि -1670 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। इसका मतलब नहीं समझे तुम, ये बहुत छोटी सी बात बहुत आसानी से कह गए। इसका मतलब यह है कि मैं 27 ग्राम एल्यूमिनियम लूं, 1 मोल का मतलब यह हुआ, और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं, तो पता है कितनी हीट निकलेगी, 16, 70, 3 मिनटी और लगा लो क्योंकि किलो लगा हुआ है, इतनी जूल एनर्जी निकलेगी। आप सोचिए 27 ग्राम कितनी सी मात्रा होती है, उससे इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। इससे बहुत सारी बात निकल के आएगी। पहली बात यह कि एनर्जी बाहर निकली तो भैया इसकी तुलना में इसके पास एनर्जी कम बचेगी क्योंकि बाहर निकल गई। और अपन बचपन से एक बात बोलते आए हैं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन स्टेबिलिटी चेक करते हैं बच्चों, तो हमेशा सिस्टम की एनर्जी से चेक करते हैं। इससे ये बना और एनर्जी बाहर निकल गई 1670, बाहर बहुत सारी निकल गई तो पीछे एनर्जी कम बचेगी, और एनर्जी बहुत कम बचेगी तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ध्यान रखना, कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक है, जितनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब निकल गई प्रोडक्ट बनते समय, एनर्जी निकल गई तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इसलिए दादा ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया है ये क्या होगा, इसके लिए 2-3 बातें कहूंगा। ये होगा हाईली भी नहीं, हाईली के ऊपर स्क्वायर कर दो, हाईली, या स्क्वायर की जगह क्यूब कर दो, हाईली। क्या होगा, स्टेबल, हाईली स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल गई, 1670 निकल गई, और वो भी किलो जूल है ना, तो 27 जूल के जलने से 1670 इतनी एनर्जी निकल जाती है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही, इसलिए स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी। इसलिए ये क्या है, हाईली स्टेबल प्रोडक्ट है। याद रखना बालक,
एवरी कांड इन दिस ब्रह्मांड जस्ट फॉर स्टेबिलिटी डिमांड। इस ब्रह्मांड में जितने भी प्रक्रम होते हैं वो हमेशा स्थायित्व की दिशा में होते हैं, हमेशा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की दिशा में बालक होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि प्रोडक्ट हाईली स्टेबल है तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अगर इधर स्टेबल चीज बन रही है और स्टेबिलिटी की दिशा में हर कांड होता है तो क्या कह सकता हूं इस स्टेबिलिटी के डाटा से, इस थर्मोडायनेमिक डाटा से कि इधर वाला माल बहुत ज्यादा स्टेबल है तो ये फटाफट भाग भाग के बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा ये रिएक्शन हो जाएगी हाईली स्पॉन्टेनियस, बहुत हाईली स्पॉन्टेनियस, अत्यधिक आसानी से होगी। और अगर एल्यूमिनियम की अत्यधिक आसानी से रिएक्शन होगी तो मैं मतलब यूं कहूंगा कि ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से फटाफट रिएक्शन करके एल्यूमिना बनाता है जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट है। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं बालक, यूं भी कह सकता हूं इस घटना से कि इन दोनों की आपस में एफिनिटी, ये रिएक्शन फटाफट हो रही है, इनकी आपस में बंधुता, इनकी आपस में लगाव अत्यधिक है। तो इससे सार निकल के ये आया कि इससे जस्ट ऊपर वाला जो मेंबर था ऑक्सीजन से रिएक्शन करने को तैयार नहीं था, और से जस्ट नीचे वाला मेंबर एल्यूमिनियम जो कि एक प्योर मेटल है ना, वो ऑक्सीजन के साथ अत्यधिक एफिनिटी दर्शाता है, हाईली एफिनिटी दर्शाता है क्योंकि 1670 निकालता है। इसलिए एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता अत्यधिक होती है। एल्यूमिनियम हैव हाई ग्रेटर एफिनिटी विद द ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम हैज वेरी हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है। और ये सिंपल है कि स्टेटमेंट नहीं है बालकों, इससे केमिस्ट्री में 8-10 बातें सॉल्व होती है कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता क्यों, इस थर्मोडायनेमिक डाटा के आधार पर मैंने बोला एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता अत्यधिक होती है। इस बात से ही पता चला कि एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के प्रति हाईली एफिनिटी रखता है, जल्दी से रिएक्शन करके एल्यूमिना बनाता है क्योंकि 1670 किलो जूल साथ में एनर्जी निकलती है, इसलिए एल्यूमिना अत्यधिक स्टेबल प्रोडक्ट होता है। इस तथ्य पर, ये जो तथ्य मैंने आपको बताया यहां से जो निकल के आया क्या कि एल्यूमिनियम हैव वेरी हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये एक सिंपल सा मेरा थॉट प्रोसेस निकल के आया यहां से कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता बहुत ज्यादा होती है और इस बात पर कुछ तथ्य आधारित है। अब मैं बात करूंगा फैक्ट्स, बेस्ड ऑन दिस जनरल स्टेटमेंट जो आपने निकाला, इसके ऊपर बहुत सारी बातें बेस्ड होती है, इस पर बहुत सारी बातें आधारित होती है। अपन इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जिसके अंदर एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक बंधुता दर्शाता है, इस बात को साबित किया जाता है। आइए जरा चेक करें। सबसे पहली बात जो इस तथ्य पर बेस्ड है वो ये है, होता ही क्या है, यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके अत्यधिक स्टेबल एल्यूमिना बनाता है। इस Al2O3 को एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमिना की लेयर बन गई, एल्यूमिना की लेयर बन गई। अब देखिए बच्चों, पता क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, ठीक है, और इसकी मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी, तो आपको पता जैसे लोहे की बनती है, इसको जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं मेटल का। एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन की प्रति बंधुता बहुत ज्यादा है, तो फटाफट एल्यूमिनियम की जो सुपरफिशियल लेयर है उससे ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगा और जगह जगह पर एल्यूमिना की लेयर बन जाएगी। और एल्यूमिना की लेयर बन गई एक बार तो एल्यूमिना अत्यधिक स्टेबल कंपाउंड है, वो वहां से हटेगा नहीं, और हटेगा नहीं बच्चों वहां से, तो उसको आप वहां से स्कैप नहीं कर सकते। और जब तक ऊपर वाली लेयर हटेगी नहीं तो अंदर जो है ऑक्सीजन
ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाएगी। जैसे कोई चीज है चारों ओर से सुपरफिशियल लेयर बन गई, अंदर किसी की भी रिएक्शन नहीं होगी। तो जैसे एल्यूमिनियम के चारों ओर ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है, फर्दर इसकी सबके साथ रिएक्शन कट ऑफ हो जाती है। इसलिए जो एल्यूमिना की ये लेयर है, इसको हम नाम देते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, सुरक्षात्मक परत। और इसलिए बच्चों हम ये बात बोलते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिना की परत बना लेता है और फर्दर रिएक्शन रुक जाती है। इसलिए कहते हैं एल्यूमिना जो है ये एक एल्यूमिना की प्रोटेक्टिव लेयर, सुरक्षात्मक लेयर है, जो एल्यूमिना की ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसकी फर्दर रिएक्शंस को रोकती है, फर्दर रिएक्शन होने नहीं देती है। इसलिए एल्यूमिना को, ये जो एल्यूमिना की लेयर है, इसको प्रोटेक्टिव लेयर या इसको हाईली स्टेबल, मैंने पहले भी बोला हाईली स्टेबल लेयर बोलते हैं। इसलिए पता क्या करते हैं, जब भी मुझे एल्यूमिनियम का कोई पाइप है या बर्तन है, उसको मुझे काम लेना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, एल्यूमिनियम का फ्रेश पाइप या बर्तन बनाऊंगा और फिर क्या करेंगे, उस एल्यूमिनियम के पाइप को जानबूझ के उसके चारों ओर ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं, ताकि फिर वो किसी और कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करे और फर्दर खराब नहीं होता। ऐसी ही एक और बात इसी तथ्य पर, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव लेयर बना, एक बार बन गई तो बाद में हटने वाली नहीं है। इसी बात के ऊपर देखिएगा बच्चों, एक और फैक्ट बेस्ड है, मैं आपको बताता हूं, जो दूसरे किसी एक टॉपिक का कंसेप्ट है लेकिन उसका लॉजिक यही बेस्ड है। इसको बोलते हैं थर्माइट, बात ध्यान से समझना, थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग तो आप सभी जानते हैं, जब भी थर्माइट वर्ड आए, थर्माइट जो वर्ड आता है वो थर्मियोन से आता है। थर्मियोन मतलब टेम्परेचर, है ना, और वेल्डिंग का मतलब आप जानते ही हो, जोड़ना। ये जो प्रोसेस है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि लोहे के जो आर्टिकल है टूट गया, क्रैक हो गया, उसको वेल्ड करने का काम होता है। और लोहे की जो वेल्डिंग होती है बच्चों, इसके अंदर यही लॉजिक काम आता है कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता बहुत ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम हैव वेरी हाई ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यही फिनोमेना काम आता है। कैसे, देखिए समझते हैं इसको। ये थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस होता क्या है, मेटलर्जी में इसको पढ़ते हैं। होता क्या है बच्चों कि जैसे मान लीजिए ये लोहे का कोई एक आर्टिकल है और ये यहां से क्रैक हो गया हल्का सा, इसको अपने को वेल्ड करना है। क्लियर? तो इसकी वेल्डिंग में क्या प्रोसेस होता है कि इसको जो क्रैक्ड आर्टिकल है आयरन का, इसको अपन लेके जाते हैं वेल्डिंग वाले के पास। वेल्डिंग वाला क्या करता है, इसको एक भट्टी में ले जाता है और भट्टी में ले जाने के बाद क्या करता है, इसके ऊपर एक मिक्सचर, एक पाउडर बुरकाता है। इसके ऊपर एक पाउडर डालता, भट्टी को भी स्टार्ट नहीं किया, यहां से चिमनी स्टार्ट नहीं करी, ठीक है, एक पाउडर बुरकाता है। इसको बोलते हैं वेल्डिंग मिक्सचर, वेल्डिंग मिक्सचर। इस वेल्डिंग मिक्सचर में क्या होता है, इसमें होता है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम 1:3। ये इसको वेल्डिंग मिक्सचर कहते हैं अपन, है ना। ये वेल्डिंग मिक्सचर यहां बुरका दिया जाता है और बुरकाने के बाद यहां पर जो है इसको ऑन किया जाता है। और ऑन करने के बाद में क्या होता है कि ये जो वेल्डिंग मिक्सचर है, जैसे, क्योंकि देखिए इसको गर्म करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है, बात ध्यान से समझना कि जो Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, इसकी जो रिएक्शन, इसमें ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। और आपको पता है कि दो सॉलिड तब तक रिएक्शन नहीं कर सकते जब तक उनका फ्यूजन नहीं हो जाए। फ्यूजन मतलब गर्म होकर पिघलना, क्योंकि सॉलिड्स का इंटरेक्शन नहीं होता बच्चों, इंटरेक्शन होता लिक्विड्स और गैसेस का। इसलिए इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए। और किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो शुरुआत में एनर्जी चाहिए होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसलिए अपन यूं भी कह सकते हैं कि इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है। इसको शुरू करने में बहुत जोर आएगा, लेकिन जैसे ही दोनों पिघलेंगे, पिघलने के बाद में क्या सीन होगा देखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी, लेकिन जैसे ही पिघलेगा इन दोनों की मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद में एल्यूमिनियम जो है Fe2O3 से चिल्ला के बोलेगा कि मेरे होते हुए ऑक्सीजन को तू कैसे रख सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी आयरन से ज्यादा होती है एल्यूमिनियम की, है ना। तू थोड़ी निकालता 1670। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा,
इसकी ऑक्सीजन के प्रति बंधुता चूंकि ज्यादा है, इसलिए एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और आयरन को मुक्त कर देगा। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन हुई, यह एल्यूमिनियम 0 से +3 में चला गया और Fe+3 से 0 में चला गया। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता बहुत ज्यादा थी, साथ में 1670 एनर्जी भी निकल जाएगी, तो हमेशा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इसकी तुलना में ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता ज्यादा, इसलिए एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन छीन लिया Fe2O3 से, है ना, और Fe मुक्त हो गया। पिघला हुआ, क्योंकि ये आपस में पिघलेंगे तभी रिएक्शन होगी। पिघला हुआ Al2O3 है, पिघला हुआ Fe है ना, मोल्टन। तो अब क्या होगा भाई, ये लोहे का सरिया है और ये लोहे का ही सरिया है, और लोहे के सरिये के अंदर ये जो खांच थी, यहां इन दोनों की रिएक्शन से Fe बन गया। लोहे के सरिये के अंदर लोहे में लोहा ही भर दिया, तो क्या होगा, जो खांच थी, जो क्रैक था, वो क्या हो गया, फिल वो भर गया। किससे भर गया? Fe से ही भर गया। तो लोहे का सरिया था, जहां गैप था वहां भी आपने लोहे का पाउडर भर दिया, लोहा ही भर दिया, तो अब आपका क्या हो गया, सरिया कंटिन्यू हो गया, वेल्ड हो गया, उसका जो क्रैक है वो खत्म हो गया। इसी को आप वेल्डिंग बोलते हैं, है ना। अब एक मजेदार बात यहां पर यह है, एक दिक्कत है, उसको समझने की जरूरत है। वेल्डिंग प्रोसेस तो हो गया, यहां पर मुद्दा कंसेप्ट क्या काम किया, लॉजिक क्या काम आया कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता ज्यादा थी, इसलिए Fe2O3 से छीन के उसको Fe बना दिया, और हमें Fe बनवाना ही था क्योंकि लोहे के सरिये के अंदर Fe भर दिया, Fe में Fe भर दिया, तो आपका वेल्डिंग का प्रोसेस क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। अब देखिए बच्चों, यहां एक मजेदार स्टोरी है, वो ये है कि अगर आपने एक काम सिंपल ऐसे ही कर दिया और T1 टेम्परेचर भट्टी को दे दिया जो इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए, नॉर्मल T1 टेम्परेचर आपने अगर इसको दे दिया जो भट्टी को स्टार्ट होने के लिए चाहिए, तो क्या होगा बच्चों, तो सिंपल क्या होगा, ये जो हाई टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के ऊपर जिस पे आपने Fe2O3 एक आयनिक कंपाउंड है इसको मेल्ट किया है, इस टेम्परेचर पर क्या होगा, जो Fe बना है वो भी मोल्टन ही रहेगा, और ये जो सरिया है ये भी Fe का ही है। जो इसके अंदर आप सरिये के अंदर थोड़ा सा क्रैक था, उसको सही करने के लिए गए थे, पता चला कि जो आपने क्रैक था वो तो सही कर दिया, है ना, लेकिन साथ में आपने बालकों क्या कर दिया, लोहा पिघल गया, क्योंकि ये इसी भट्टी में है, ये भी तो सरिया लोहे का ही है, ये वेल्ट हो जाएगा, और सरिया जो लोहे का था वो वेल्ट हो गया। आप क्रैक सही कराने आए थे, वो लोहे का सरिया वो खुद ही पिघल गया, तो क्या होगा कि ऐसी कंडीशन में क्या आपसे कोई वेल्डिंग करवाएगा, नहीं ना। हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को स्टार्ट भी करना है, और जो लोहा यहां पर बना है, चाहे वो हो और चाहे लोहे का सरिया जो आपने इसमें भट्टी में इंट्रोड्यूस किया है, वो पिघलना नहीं चाहिए। अब पिघलेगा तो सही, टेम्परेचर नहीं दोगे तो ये नहीं पिघलेंगे, ये नहीं पिघलेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, प्रॉब्लम ये है, और ये पिघलेंगे नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी, और ये पिघल गया तो सरिया भी पिघल जाएगा, सरिया भी पिघल गया तो आपका उद्देश्य खत्म हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी देनी है, लेकिन ये एनर्जी आपको सिर्फ टेम्परेचर से नहीं देनी, थर्मल एनर्जी नहीं देनी, क्योंकि अगर आपने थर्मल एनर्जी दे दी, नहीं देनी, थर्मल एनर्जी दे दी तो सरिया भी पिघल जाएगा। इसका जुगाड़ क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन भी बनता है कि जब ये एल्यूमिनो ये जो थर्माइट प्रोसेस है, थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस है, इसके अंदर इस वेल्डिंग प्रोसेस में इस रिएक्शन के साथ में मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर बेरियम पेरोक्साइड बुरका के साथ में क्यों लिया जाता है? Why barium peroxide is used at the magnesium ribbon in the thermite welding process? मेटलर्जी का क्वेश्चन है, तो उसका रोल क्या होता है देखिएगा। मैं क्या करता हूं, साथ में इस चूर्ण के अंदर साथ में कुछ एक और मिलाता हूं, मैग्नीशियम प्लस बेरियम पेरोक्साइड का मिक्सचर। इससे क्या होगा, देखिए इसमें पेरोक्साइड है, और अपन सब जानते हैं पेरोक्साइड में सेल्फ लिंकेज होती है, और अपन बॉन्डिंग में पढ़ते हैं सेल्फ लिंकेज वाले लेस स्टेबल होते हैं, तो ये लेस स्टेबल है पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम से T2 टेम्परेचर, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव है, ठीक है, तो उसकी तुलना में कम टेम्परेचर पर इसी से रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस बेरियम ऑक्साइड। और अपने को पता है पेरोक्साइड की तुलना में ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबल है इसकी तुलना में ये स्टेबल है। इसका मतलब स्टेबल तभी हो सकता है जब इसकी एनर्जी कम हुई है, और एनर्जी कम हुई है इसका मतलब साथ में यहाँ कोई हीट बाहर निकली है, और यहाँ जो हीट बाहर निकली है ये इसी बर्तन में ही है। इस हीट को T1 एक्टिवेशन एनर्जी देने में काम में ले लेंगे। ये एक पहले रिएक्शन ये स्टार्ट हुई, क्योंकि ये कम टेम्परेचर पे हो जाती है, T2
जो है वो काफी कम टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि यहां पर पेरोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, पेरोक्साइड लेस स्टेबल है, मतलब मोर रिएक्टिव है, तो इजीली रिएक्शन कर लेगा। इस रिएक्शन को पहले एज ए सप्लीमेंट्री रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। इस रिएक्शन से जो हीट आएगी, हीट यहां टेम्परेचर के रूप में नहीं आएगी, है ना, यही फर्क होता है एंथैल्पी और थर्मल एनर्जी के बीच में, यही फर्क होता है एंथैल्पी और हीट में, डेल्टा क्यू और डेल्टा एच में। यहां से हीट थर्मल एनर्जी काम आएगी, मतलब थर्मल एनर्जी नहीं, एंथैल्पी काम आएगी, एनर्जी काम आएगी, और इस एनर्जी को मैं एक्टिवेशन एनर्जी देने में काम ले लूंगा। तो काफी सारी एनर्जी मैंने यहां से दे दी। तो अब मेरे को इस भट्टी को गर्म करने के लिए T1 की बजाय कोई और टेम्परेचर देना पड़ेगा, कम टेम्परेचर देंगे। कम टेम्परेचर देंगे तो अब आपका जो सरिया है ये पिघलेगा नहीं, और ये रिएक्शन कम टेम्परेचर पर ही स्टार्ट हो जाएगी, और कम टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाएगी तो आपका मकसद सोल्व हो जाएगा। इसलिए बच्चों ये बोलते हैं कि ये जो मैग्नीशियम प्लस बेरियम पेरोक्साइड का जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है इसका रोल क्या होता है? ये कैटलाइजर है, ये क्या है? ये कैटलाइसिस नहीं है, ये कैटलिसिस नहीं है, ये क्या है? ये रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक बार, क्योंकि एक बार स्टार्ट होगी तो खुद से 1670 निकल जाएगी, आगे वो काम आ जाएगी एनर्जी, लेकिन एक बार स्टार्ट करने के लिए काम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिएक्शन इनिशिएटर, अभिक्रिया प्रारंभन मिश्रण बोलते हैं। ध्यान रखना, ये बोलते हैं कि थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस में जो वेल्डिंग मिक्सचर लेते हैं उसके साथ में भट्टी के अंदर मैग्नीशियम का फीता होता है मेटल का, और उसके ऊपर बेरियम पेरोक्साइड डाल के क्यों क्रूसिबल में या भट्टी में फर्नेस में घुसाया जाता है? रीजन होता है रिएक्शन को स्टार्ट करने में उसका रोल होता है। स्टार्ट करने में क्या रोल होता है मैंने आपको समझाया कि इस रिएक्शन की जो हाई एक्टिवेशन एनर्जी है उसको पिघलाने के लिए जो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी अगर मैंने सिंपल टेम्परेचर के रूप में दे दी तो सब कुछ पिघल जाएगा, इसलिए मैंने अल्टरनेटिव रिएक्शन से एनर्जी जनरेट करी और इसको दे दी। इसलिए इनको बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं रिएक्शन इनिशिएटर मिक्सचर। इस तरीके से ये वेल्डिंग प्रोसेस होता है बच्चों। ये इस बात पर आधारित है कि जो आपका प्रोसेस है थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस वो इस बात पर डिपेंडेंट होता है कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता अत्यधिक होती है। एक और बात इसी पर आधारित, सेम, बस नाम अलग है, सेम लॉजिक होता है, एवरीथिंग इज सेम। एक और प्रोसेस होता है जो इसी बात पर आधारित होता है, उसका नाम है एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनो तापी विधि। ये काम वो तो काम आता है लोहे की वेल्डिंग में, और ये काम आता है क्रोमियम की मेटलर्जी में। मतलब यूज अलग है, लॉजिक और कंसेप्ट सेम है। मेटलर्जी में एक स्टेप होता है कि किसी भी मेटल का ऑक्साइड है उससे अपने को मेटल प्राप्त करनी होती है, इसके लिए कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं। तो Cr2O3 जो है इसके रिडक्शन के लिए एल्यूमिनियम काम लेते हैं। क्यों काम लेते हैं? क्योंकि जैसे इनको मेल्ट करेंगे वही एल्यूमिनियम बोलेगा, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता ज्यादा, एल्यूमिनियम चलाएगा कि मेरे होते तू ऑक्सीजन कैसे रख सकता है, और एल्यूमिनियम से Al2O3 बन जाएगा और साथ में Cr मुक्त हो जाएगी और हमारे को क्रोमियम धातु प्राप्त करनी है। इसको बोलते हैं एल्यूमिनो, मतलब एल्यूमिनियम की हेल्प से हो रहा है। थर्माइट मतलब हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, क्योंकि जब तक ये पिघलेंगे नहीं तो वो नहीं होगी। और इस रिएक्शन में भी बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तो यहां पर भी मैग्नीशियम प्लस बेरियम पेरोक्साइड वाला जो रिएक्शन इनिशिएटर है वो काम में लेना पड़ेगा। तो दो मिलते जुलते शब्द है। आपको बोले कि थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस, तो वो तो लोहे की मेटलर्जी में काम नहीं आता, लोहे की वेल्डिंग में काम आता है। लॉजिक सेम है, Al2O3 से Fe2O3 से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन छीन के Fe प्राप्त कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहां Cr2O3 के लिए इस विधि को बोलते हैं एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस और थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस, दोनों अलग अलग है। थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस का ध्यान रखना, लोहे की वेल्डिंग में काम आता है, और एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस ये क्रोमियम की मेटलर्जी में काम आता है। उसके ऑक्साइड से क्रोमियम धातु प्राप्त करना, ये हर मेटल की मेटलर्जी के बीच का एक स्टेप होता है, मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करना। उसमें एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आपने एल्यूमिनियम ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि लॉजिक वही है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता ज्यादा होती है, बस दोनों मेथड का यूज अलग अलग है। मेटलर्जी में भी इसके बारे में चर्चा करते हैं, यहां पर भी चाहे एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस हो या थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस हो, दोनों में ही मैग्नीशियम के फीते पर बेरियम पेरोक्साइड डाल के भट्टी में जरूर डाला जाता है, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन सॉलिड की रिएक्शन है, जिनकी हमेशा जनरल कह सकते हैं सॉलिड की रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए, सबसाइडल करने के लिए, थर्मल एनर्जी को देने की बजाय किसी रिएक्शन से प्राप्त करने के लिए
इनकी रिएक्शन पहले स्टार्ट करा दी जाती है और उस रिएक्शन से जो एनर्जी आती है, एंथैल्पी आती है, उस एंथैल्पी को इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर यूज कर लिया जाता है। इसलिए इनके लिए बोलेंगे ये उत्प्रेरक नहीं है, कैटालाइस्ट नहीं है, ये है रिएक्शन को एक बार शुरू करने वाला मिक्सचर। इसको बोलते हैं रिएक्शन इनिशिएटर मिक्सचर। तो बच्चों ये था बात, इस बात पर आधारित कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के पास बंधुता बहुत ज्यादा है और इस वजह से बहुत जगह एल्यूमिनियम के इस फैक्ट को हम काम में लेते हैं। समझा होगा आपने, एक भी चीज रटने वाली बिना लॉजिक की नहीं है। ऐसा कहते हैं कि ब्लॉक में पूरा रटना होता है, बट मैं चैलेंज करके बोलता हूं कि एक सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल रिएक्शन विदाउट लॉजिक नहीं है। कोई हो तो मेरे को बता दे, मैं उसी वक्त टीचिंग छोड़ दूं। याद रखना, लॉजिक हर चीज का होता है और बिना लॉजिक के आप रटने की कोशिश करोगे, मैं गारंटी है उस लॉजिक को आप कभी याद नहीं कर पाओगे। तो गो ऑन लॉजिक्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल कंसेप्ट ऑफ द रिएक्शन, तो फिर आपको बहुत लंबे समय तक याद होगी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे इस बात को, आगे की चर्चाएं जारी रहेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय स्वाभिमान।